दोस्तों, 2 साल 11 महीने 18 दिन ये उतना समय है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए बनाते समय और अमेंडमेंट किए, जिसके बाद एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर रूप से सामने आया, जिसमें हमारे 395 आर्टिकल, लगभग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे इनिशियली। आफ्टर दैट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, उसके बाद ही हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन जो प्रीएम्बल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा। ठीक इस तरह से हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को जारी किया। आज हम जानेंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि कैसे हमारे देश का नाम भारत और इंडिया, ये दोनों जो नाम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया, और इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, जो भारत की टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसका अल्टरेशन, उसका मॉडिफिकेशन, उसमें नए एडमिशन, स्टेट्स के बाउंड्री का अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन, इवन इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, इसको देखेंगे थ्रू द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक मौजूद है, और इस पार्ट का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से और जानते हैं हमारे देश, हमारे भारत के बारे में कि इसकी टेरिटोरियल बाउंड्री और टेरिटोरियल एस्टैब्लिशमेंट कैसी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, स्टडी ग्लोज लाया है यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, यूजीसी नेट के स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट कोर्सेज, जो कि बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही कम पैसों में, कम दाम में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फ्रूटफुल बना सकते हैं। ठीक है, और आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, आप बस इनके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इनके आप लेक्चर्स को वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद आपको इस कॉन्टैक्ट पे कॉल करना है अगर आपके पास कोई क्वेरी है। मैं लिंक जो है इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अनुराग कोड यूज़ कीजिए और आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इनके सभी कोर्सेज़ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर से और जानते हैं इंडिया के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये जो मैप दिख रहा है आपको इंडिया का, ठीक, ये रिसेंटली 2022 का रिसेंट मैप है। ठीक, इस मैप में आप देखिए कि जो लद्दाख और जम्मू और कश्मीर वाला रीजन है वो आपको इस तरह दिख रहे होंगे। ठीक, इवन जो नाम है, जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है, ठीक है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली यहाँ पर है, सॉरी 1 सेकेंड, इनके नाम को भी कंबाइन कर दिया गया है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये जो स्टेट का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है। क्या पहला कोई स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था? ठीक, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई स्टेट बना था कि नहीं बना था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। इवन जो स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं ये किस बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं, इनका अल्टरेशन हो सकता है या मतलब कम या ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं। ठीक, किसी नए स्टेट का एडमिशन कैसे होता है, ठीक, जैसे गोवा है। ठीक, तो ये सब कैसे होते हैं, यूनियन टेरिटरीज कैसे बनती हैं, तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इनिशियली क्या था, इंडिया में बहुत सारी प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे, लेकिन इंडिया एक क्या कहते हैं यूनियन के रूप में मौजूद था पहले से, एक देश के रूप में इंडिया पहले से मौजूद था। ठीक, अब उस देश के अंदर बहुत सारी रियासतें थीं और बहुत सारे प्रोविंसेस थे, बहुत सारे स्टेट्स थे जिनको आप बोलते हैं। ठीक, अब इन स्टेट्स को इस यूनियन में मिला देना था, तभी हम आज बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब हम बात करते हैं इसी के अपोजिट में यूएसए की, तो देखिए यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में बहुत सारी मतलब 50 स्टेट थे, वो 50 स्टेट आपस में मिले एक दूसरे से और कहते हैं कि चलिए एक एग्रीमेंट करते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। मतलब वो लोग क्या किए, साथ में मिले और देश का निर्माण किया उन्होंने। ठीक है,
तो इसीलिए वहाँ पर बोला जाता है, देखिए यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब यही है कि साथ में मिले, यूनाइट हुए एक दूसरे के साथ, और स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। तो एक एग्रीमेंट के बेस पे बना, हाँ। और इसके बाद जब यहाँ, और उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ करते हैं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अलग है, मतलब कि जो यूएसए का पूरा होल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग हैं। इसीलिए वहाँ पर देखिए डुअल सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग होती है, फेडरल अलग होती है, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया आप देखेंगे कि यहाँ पर एक देश पहले से मौजूद था, ठीक। एक देश पहले से मौजूद था जिसमें बहुत सारी प्रोविंसेस और स्टेट्स हुआ करते थे। अब इन प्रोविंसेस और स्टेट्स को क्या कहते हैं, बस इस देश में मिला देना था, यही काम करना था। तो इसीलिए बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक, हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन जो फेडरल और फेडरेशन वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को और जानते हैं हमारा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। आर्टिकल 1 को देखेंगे। चलिए देखिए आर्टिकल 1, हमारे आर्टिकल 1 में ही बात की जाती है इंडिया, दैट इज़ भारत। अब इन नाम के आगे भी बहुत कहानी है। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें ये बोला जा रहा था कि जो भारत है ये हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को शो करता है, इसलिए भारत का नाम भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया होना चाहिए। लेकिन जो मेंबर्स थे कुछ, वो एडवोकेट कर रहे थे, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे थे, इसलिए उनको इंडिया जो है वो इंडिया चाहते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों को अडॉप्ट कर लिया, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 में ये बोला गया कि इंडिया जो है दैट इज़ भारत, जिसको भारत बोला जाता है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक, यही बोला गया। और ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया कि हाँ, इसके बाद कहा गया आर्टिकल नंबर 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए फर्स्ट शेड्यूल जो है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेलियंट फीचर में ही बताया था, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट का नाम, नेम ऑफ द स्टेट्स कॉमा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद उनके एक्सटेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और उनके एक्सटेंट्स और उनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में दिया हुआ है ना, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में दिया है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है उनका, ये दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट एंड टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। देखिए जो स्टेट हैं, स्टेट के नाम, और टेरिटरीज जो हैं एंड द टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, उन वो क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में। दिस प्रोविजन डील्स 2 थिंग, ये प्रोविजन दो चीज़ों को डील करता है। पहला क्या, नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटी, किस तरह की पॉलिटी डील करी जा रही है, ठीक है। देयर इज़ नो यूनानिमिटी। देखिए अब कहानी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि भारत और इंडिया के लिए कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मत नहीं हो पा रहा था, तो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहाँ पर ये अडॉप्ट कर लिया कि दोनों का मिक्सचर रहेगा, मिक्स ऑफ बोथ इंडिया दैट इज़ भारत। सेकेंडली ये बोला गया द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरल इन स्ट्रक्चर। देखिए ये बोला गया कि यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है क्योंकि यूनियन एक देश पहले से मौजूद था, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट है। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये भी होता है ना कि मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, हाँ, अब यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जा रहा है, तो ये देश की टेरिटोरियल बाउंड्री तो चेंज नहीं हो सकती, हाँ। स्टेट चाहे जितना अपना इंटरनल बाउंड्रीज चेंज कर लें, शिफ्ट कर लें, पार्लियामेंट कर दे इसका, ठीक है। तो यूनियन है लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बोला जाता है, देखिए फेडरल में क्या होता है ना कि डुअल पॉलिटी बोली जाती है, डुअल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है। तो मतलब यूनियन की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर इस तरह से शो करता है। दूसरा किस तरह से हम बता सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर शो करता है, डिवीज़न ऑफ पावर की बात होती है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है, ठीक।
तीसरा क्या हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं? देखिए मैंने सब बताया हुआ है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरा आप बता सकते हैं कि बाई कैमरलिज्म है, ठीक है, बाई कैमरल, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, चाहे वो सेंटर पे हो चाहे स्टेट पे हो। स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट काउंसिल है, और आपके सेंट्रल लेवल पे क्या है, आपके सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर तो शो करता ही है, लेकिन हमारा देश एक यूनियन है, ठीक, समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, अब बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो यूनियन ऑफ स्टेट दिया हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से प्रेफर किया जाता है, और फेडरेशन ऑफ स्टेट इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता। इसका दो रीज़न दिया उन्होंने। पहली बात तो उन्होंने बोला कि इंडियन फेडरेशन जो है ना, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। ये स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि यूएसए में हुआ था। मैंने आपको बताया ना यूएसए में कैसे हुआ कि सारे स्टेट्स, 50 स्टेट आपस में आए, मिले, कहे कि चलिए आइए एक एग्रीमेंट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कि यूनाइटेड मतलब सभी लोग यूनाइट हो जाएं और एक यूनाइटेड स्टेट्स जितने हैं और एक अमेरिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडियन फेडरेशन जो है वहाँ पे पहले से एक यूनियन मौजूद था, वो क्या कहते हैं, किसी का एग्रीमेंट की बेसिस पे नहीं हुआ है, इसलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरा उन्होंने रीज़न दिया, द स्टेट हैव नो राइट। देखिए स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सीड फ्रॉम द फेडरेशन। वो क्या कहते हैं, एक टेरिटोरियल बाउंड्री जो है इंडिया की, यूनियन की, उस फेडरेशन से वो सीड करके बाहर नहीं निकल सकता कि कह दे कि आप अब से मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मेरे क्या कहते हैं अब मेरे पर इंडिया का कोई वो दबाव नहीं है, मैं स्टेट अलग हो गया हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता स्टेट, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इंडिया जो है ना, इंडिया में जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं। स्टेट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, उनके एरिया को, उनके बाउंड्रीज को, उनके नेम को, उनके स्टैब्लिशमेंट एडमिशन किया जा सकता है उसमें, बहुत सारी चीज़ों को। तो स्टेट्स जो हैं डिस्ट्रक्टेबल होते हैं। तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन with destructible state, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक, ये बोला गया है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल द कंट्री इज एन इंटीग्रल एज अ होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये पूरी एक कंट्री है, यहाँ पर कंट्री में मतलब कि पूरा एक देश है भारत, इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए बनाए गए हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। वो क्या कहते हैं, भारत को छोड़ के नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर यूएस के केस में देखें तो वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्टेट जब चाहे अपने आप को बाहर कर सकता है, ठीक है। रिसेंटली आप टेक्सास वाला इशू सुन रहे होंगे, तो वो सब आप सुनते रहिए, मतलब कि आपको न्यूज़ ट्रांजिशन में होना चाहिए आपके, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 1(3) देखते हैं। देखिए द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो इंडिया की टेरिटरी वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है। कैसे? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं उनकी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं, जितनी यूटीज़ हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी टेरिटरी। टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, एट एनी टाइम। देखिए जब आज़ाद हुआ था भारत, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कैसे टेरिटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्वायर करेगी एट एनी टाइम। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो गोवा जो है, दादरा नगर हवेली जो है, ये सब स्टेट्स जो थे इंडिया के अंदर में नहीं थे, ठीक है, इंडिया के अंदर में नहीं थे, तो इसको एक्वायर किया गया था, ठीक है, इसको एक्वायर किया गया था। तो यही लिख रहा है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। किससे किया गया था? पोर्चुगीज़ से किया गया था ना, पोर्चुगीज़ से किया गया था। ओके चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, आर्टिकल 1(3) क्या बोल रहा है, और ये बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट भी समझ में आ गया कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता, 2 रीज़न। उसके बाद कह रहे हैं कि द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो हैं एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट और ज्यूरिसडिक्शन जो है मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल अभी बताया था कि नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी
एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन इवन द एक्सटेंट ऑफ द उनके एक्सटेंट भी जो हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। यही बोला जाता है, फर्स्ट शेड्यूल का मतलब ही यही हुआ। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अभी क्या है, प्रेजेंटली हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट इन द सेम मैनर। देखिए जितने भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया एज अ यूनियन वर्क कर रहा है ना, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारे स्टेट में समान रूप से लागू होगा। ठीक, कोई इसमें कहते हैं इधर उधर से कुछ काम नहीं हो सकता। हर स्टेट के पास अपना अधिकार नहीं है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। यूएसए की तरह इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे देश में समान रहेगा, यही बोला जा रहा है। हाउएवर द स्पेशल, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है अंडर पार्ट 21। ठीक है, एप्लीकेबल टू स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। इनके पास कुछ स्पेशल प्रोविज़न हैं, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू रहेगा लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो कि ओवर राइड द जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू स्टेट एज ए क्लास। ठीक है, जो ओवर राइड करते हैं जनरल प्रोविज़न जो रिलेट करते हैं स्टेट एज अ क्लास, ठीक है, उनको ओवर राइड कर देते हैं ये। ठीक, अब यहाँ पर जो स्टेट ऑफ एज अ क्लास का मतलब जानते हैं क्या है? देखिए पहली बात तो ये जो पार्ट 21 है ये डील करता है आर्टिकल आपका 371 से लेकर आर्टिकल 371 जे तक। ठीक है, इसमें कई सारे स्टेट्स हैं जिनमें कुछ जो बैकवर्ड रीजन है स्टेट्स के, कुछ ट्राइबल रीजन हैं जो उनके कल्चर, उनकी इथनिसिटी है, उनकी इकोनॉमिक जो वैल्यूज़ हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है। ठीक है, उनके उन जितने भी क्या कहते हैं ट्राइबल पीपल हैं उनको, मतलब उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं, उनके रीज़न के जो भी ये सब ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेफ गार्ड करना होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक मेंशन है। डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए मेंशन है आर्टिकल 371 में। ठीक, आर्टिकल 371 ए में जो है नागालैंड के लिए मेंशन है। तो इसी तरह सारे स्टेट्स के लिए उनके डिफरेंट जो मतलब कि ट्राइबल रीजन के लिए, बैकवर्ड रीजन के लिए, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविज़न बनाए गए हैं। तो ये जो है प्रोविज़न जो है ओवर राइड कर देते हैं जनरल प्रोविज़न जो है रिलेटिंग टू स्टेट्स एज अ क्लास। ठीक है, स्टेट्स एज अ क्लास मतलब कि स्टेट की जो सोवरेनिटी है, सोवरेन वैल्यूज़ हैं, उन सबको ये ओवर राइड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो 5th एंड 6th शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है कि 5th और 6th शेड्यूल जो है कंटेन करता है सेपरेट प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ विद इन द स्टेट्स। ठीक है, जो 5वां शेड्यूल है और 6वां शेड्यूल है, देखिए 6वें शेड्यूल में तो तामीमी के बारे में है, तामीमी के बारे में है, मतलब तामीमी मैंने आपको पढ़ाया था ना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। अब इन सब को छोड़कर 5वें शेड्यूल में सारे वो स्टेट आ जाएंगे जिसमें हमको कहते हैं सेपरेट प्रोविज़न दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया विद इन द स्टेट। और 6वें में इन स्टेट्स के लिए आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया विद इन द स्टेट। ठीक, तो 5वें और 6वें शेड्यूल में किसके बारे में बात किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात किया गया है, सेपरेट प्रोविज़न है। तो इस तरह से डील हो रहा है। ठीक, देखिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अगले पॉइंट में कह रहे हैं, ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए अब हम किसी टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो टेरिटरी हमारा वो एक्सटेंट होता है जिसमें क्या कहते हैं सारे एरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो वाइडर एक्सप्रेशन बोल रहा है देन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज लेटर इंक्लूड्स ओनली द स्टेट वाइल फॉर्मल इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज and territories that may be acquired by the government of India in the future time। समझ रहे हैं? जैसे मतलब अब मान लीजिए इंडिया की जो टेरिटरी, इंडिया का जो मैप है ना, इंडिया का जो मैप है, मुझे एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये जो इंडिया का मैप है, मान लीजिए इसमें आपको जो टेरिटोरियल दिख रहा होगा एरिया, वो आपको आउटर बाउंड्री दिख रही होगी। देखिए ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये इंडिया का टेरिटोरियल वो है, मैप है। ठीक है, 1 सेकेंड।
ओके, ये जो आउटर बाउंड्री है ये आप इंडिया का टेरिटोरियल रीजन है। ओके, जब हम यूनियन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टेट्स आ जाते हैं जितने भी स्टेट्स हैं। लेकिन जब हम टेरिटोरी की बात करते हैं तो उसमें सारे यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप भी तो आपका यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार भी तो आपका यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव, इवन दादर एंड नगर हवेली, ये सारे आपकी यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ठीक, नाउ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर भी है। तो इस तरह से इतने यूनियन टेरिटरी आपकी आ जाती है। इवन यनम, माहे, पुद्दुचेरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जितने भी हैं यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड होती हैं। और एक चीज़ और इंक्लूड होता है, क्या होता है, जो तीसरा पॉइंट था कि वो टेरिटोरियल एक्सटेंट, जब इंडिया जो है क्या कहते हैं एक्वायर कर ले किसी भी लैंड को, हाँ, फ्यूचर में लैंड को एक्वायर कर ले, वो भी क्या कहते हैं टेरिटरी के अंडर में आ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है जो टेरिटरी होता है ना वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसमें सिर्फ क्या कहते हैं आपका स्टेट्स आते हैं, ठीक। यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो यही यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, लक्ष्मीकांत की बुक में लिखा हुआ है। तो ये क्या कहना चाह रहे थे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए चलते हैं आगे अगली स्लाइड में। ओके, द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। अब मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो डुअल गवर्नमेंट होती है फेडरेशन में, ठीक, डुअल गवर्नमेंट होती है। एटलीस्ट 2 टियर स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, मतलब एक यूनियन और एक स्टेट में स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कैसी है, 3 टियर है, मतलब पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी लेवल भी है। तो स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम का पार्ट है, स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, और शेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, ठीक, सेंटर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करते हैं। यूनियन टेरिटरीज आर द एक्वायर्ड टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरी हैं और जिनको एक्वायर किया गया ऐसी टेरिटरी ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं। आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे रूल क्या कहते हैं एज अ वर्क करते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। नहीं तो स्टेट में तो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं ना, और ठीक है। Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by the international law. देखिए, अगर इंडिया सोवरेन स्टेट है मतलब ये किसी से पूछता नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेनी इंडिया को, इंडिया कैन एक्वायर कर सकता है। सोवरेन का मतलब यही हुआ कि कोई भी इसके ऊपर नहीं है, अपना रूल अपने लॉ खुद फॉलो करेगा, खुद ही क्या कहते हैं सब काम करेगा। तो इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज सेशन, ठीक है। मतलब ट्रिटी के थ्रू परचेज कर सकता है, गिफ्ट ले सकता है, लीज और प्लेबिसाइड भी करवा सकता है। तो इसके थ्रू इंडिया क्या कहते हैं फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है किसी भी टेरिटरी को, जैसे अनऑक्यूपाइड बाई द रिकग्नाइज। मान लीजिए किसी के पास ऐसी लैंड है, उस रूलर ने उसको कहते हैं अनऑक्यूपाइड किया रखा है, तो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। या फिर कॉन्क्वेस्ट कर सकता है और सब्जुगेट कर सकता है, ठीक है, या तो कॉन्क्वेस्ट कर सकता है या फिर सब्जुगेट कर सकता है। तो 3 तरीके से ये तीनों इंटरनेशनल लॉ हैं जिसकी बेसिस पे इंडिया जो है सोवरेन इतना है कि वो किसी भी टेरिटरी को इन 3 की बेसिस पे एक्वायर कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे हिस्ट्री में ही एग्जांपल है, देखिए इंडिया ने एक्वायर किया था सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुद्दुचेरी, सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका था उसके बाद ही तो गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव आए थे, क्योंकि ये पोर्चुगीज़ के हाथ में थे। पुद्दुचेरी जो था आपके फ्रेंच के हाथ में था। और आपका जो सिक्किम है, सिक्किम तो क्या कहते हैं अपने आप क्या कहते हैं वहाँ पे बोला, वहाँ पे तो क्या कहते हैं लोगों के ही दम पे आ गए थे, सिक्किम इंडिया में आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में क्या कहते हैं इंडिया ने टेरिटरी को एक्वायर किया है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ड देखिएगा, एडमिट करने को, एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए एडमिट मतलब कि पहले से यहाँ पर मौजूद था, हाँ, यहाँ पे कोई लैंड है, ठीक है,
और ये हमारा इंडिया है। तो इसने मतलब कि इंडिया ने क्या किया, इसको एडमिशन दे दिया अपने यहाँ, ठीक, एडमिट कर लिया यूनियन ऑफ इंडिया में। और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब कि अगर लगता है सही, पार्लियामेंट को लगता है सही, तो वो एडमिट कर सकता है या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स को, उस मतलब कि अगर पार्लियामेंट को सही लगता है, ठीक है, तो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट को इम्पावर करता है कि आप जो है यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एडमिट तो तभी कर सकते हैं ना जब वहाँ पे पहले से मौजूद हो कोई भी, ठीक, समझ रहे हैं, या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट क्या देता है, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडियन न्यू स्टेट एंड पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, ये पावर देता है। देखिए जो पहला है एडमिशन ऑफ स्टेट विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पहले से ही एग्जिस्टेंस में है तभी ना एडमिशन हो रहा है किसी चीज़ का। वाइल जो सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट विच वर नॉट एग्जिस्टेंट बिफोर, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट तभी हो रहा है जो पहले से मौजूद नहीं है, इस वो नए तरीके से नया स्टेट बन ही रहा है, ठीक है। नो तो इस समझ में आया आपको? यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। बोला जा रहा है कि नया स्टेट का जो इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन आर्टिकल 2 जो बताता है वो जो है दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, वो यूनियन इंडिया के पार्ट नहीं होते हैं, इस उनका एडमिशन की बात हो रही है, उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 2 ये बोल रहा है कि एडमिशन हो जाए किसी स्टेट का, किसी भी टेरिटोरियल एक्सटेंट का, या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। एम्पावर आर्टिकल 2 एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, वो जैसा फिट समझते हैं उस हिसाब से। तो पार्लियामेंट को 2 पावर मिलती है, क्या मिलती है, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट और पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि ये दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट होता है न्यू स्टेट का, वो नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं, गोवा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिक्किम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, ठीक। आर्टिकल 3 क्या बात करता है, देखिए आर्टिकल 2 तो आपको समझ में होगा कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है। आर्टिकल 3 क्या कहेगा, ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू फॉर्मेशन, देखिए अब यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें चेंज करना ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब अब क्या बात हो रही है आर्टिकल 3 में, जितने भी स्टेट पहले से हैं, हाँ, उसमें क्या कहते हैं, उनके फॉर्मेशन में या फिर उनकी चेंज, उनके क्या कहते हैं जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है ना, उनको चेंज करने की बात की जा रही है एक तरह से, ठीक है। तो बोला जा रहा है ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू, आर्टिकल 3 रिलेट्स टू फॉर्मेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इन अदर वर्ड आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटर से और टेरिटोरीज, ठीक है, एक मिनट, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो मतलब यही बोला जा रहा है कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर आर्टिकल 3 में, ओके। तो पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं आपकी फॉर्मेशन या फिर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट को अल्टर करने की बात करते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को, क्या क्या ऑथराइज करता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मान लीजिए 2 स्टेट हैं ए बी, ठीक, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट। अब स्टेट से ए से एक स्टेट दूसरा बना दिया जाए बी, ठीक, एक न्यू स्टेट बन गया। सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज, टेरिटरी का सेपरेशन हो गया, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से
उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में, ठीक, उत्तराखंड बना, ठीक, फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, मतलब बोल रहा है कि दो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट हैं उनको यूनाइट कर दो, ये भी बात की जा रही है। या फिर ये बोला जा रहा है मोर स्टेट्स, मतलब कि ज़्यादा स्टेट्स को एक कर दो, और पार्ट ऑफ स्टेट या फिर कुछ पार्ट ऑफ स्टेट को, जैसे एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, और ये टोटल स्टेट था एक, इसका कुछ पार्ट जो है इसको इनके साथ यूनाइट कर दो, ठीक, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू आ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, मतलब कि किसी भी टेरिटरी को, मान लीजिए ये मतलब कि थोड़ा सा पार्ट है किसी भी स्टेट का, ठीक है, एक टेरिटरी है मान लीजिए, इसको क्या कहते हैं दूसरे स्टेट के साथ जोड़ दिया गया, ये बोला जा रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। देखिए पहली बात तो यहाँ बोला जा रहा है कि यूपी और यूके को अलग कर दो, सेपरेट कर दो, यही बोला गया ना, मतलब कि एक स्टेट से 2 स्टेट बना दो, सेपरेट बाउंड्री बना दो, ठीक, उत्तराखंड और यूपी बन गया 2000 में। इसी तरह छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश बना था, बिहार और झारखंड बना था, एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि या तो 2 स्टेट को साथ में जोड़ दो, या फिर 3 स्टेट को जोड़ दो, ठीक है, या फिर ये बोल रहा है कि 2 स्टेट को तो जोड़ ही रहे हो, ठीक, तीसरे स्टेट के कुछ भाग को जोड़ दो, इतने पार्ट को जोड़ दो इसमें, है ना, ये बोल रहा है बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो इस तरह से हाँ पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि वो फॉर्मेशन ऑफ कैसे स्टेट को करते हैं, फॉर्म न्यू स्टेट कैसे बनाएंगे वो, ठीक है, समझ गए। उस बी ऑप्शन क्या आ रहा है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं ये, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये है पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 3 में ये बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट तुमको पावर दी जाती है कि तुम कैसे फॉर्मेशन करोगे स्टेट का। पहले ही जो ए ऑप्शन था उसमें ये 2 कंडीशन बन रही थी। बी कंडीशन में कह रहे हैं कि जो स्टेट की एरिया उसको बढ़ा दो। सी कंडीशन में कह रहे हैं कि स्टेट का एरिया ना उसको कम कर दो, डिमिनिश कर दो। और डी कह रहे हैं अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर दो, कम ज़्यादा कर दो। और ई कह रहे हैं अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का आप नाम बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो, ठीक। अभी समझ में आया कि नहीं? देखिए थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये, ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है कि जो स्टेट हैं वो उनको 2 सेपरेट पार्ट में कर दो। हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है। दूसरी बात ये कहते हैं कि स्टेट है, दो स्टेट मिलकर एक स्टेट बन जाएं। तीसरी बात कह रहे हैं कि 2 स्टेट तो हैं, तीसरा स्टेट भी आ जाए तो तीनों मिलकर एक बन जाएं, या फिर इसका कुछ पार्ट आके मिल जाए तो वो बन जाए स्टेट। चौथी बात कह रहे हैं कि 2 स्टेट तो मिले हैं, एक स्टेट का कोई टेरिटरी है, मान लीजिए इतना वाला पार्ट है, इसको मिला दो और एक स्टेट बना दो। ये तो बात हो गई पहले वाले स्टेटमेंट की। दूसरी बात कह रहे हैं कि किसी स्टेट का एरिया बढ़ा दो। एरिया कहाँ से बढ़ाएंगे? दूसरी स्टेट से कहीं से लेंगे तभी ना बढ़ेगा। और तीसरी बात कह रहे हैं डिमिनिश द एरिया का कम कर दो उसके एरिया को। चौथा बात कह रहे हैं अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी बाउंड्री को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो आप। और पांचवी बात कह रहे हैं अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक। जैसे उत्तरांचल बन गया, उत्तरांचल बना उत्तराखंड, ठीक, समझ गया। हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशन, 2 कंडीशन भी रखता है इस कंडीशन में। ए बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली, किससे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम, मतलब कि ये जो बिल है ना, जब क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उससे पहले स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा जिस स्टेट में ये काम करना है, पार्लियामेंट को क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, अल्टरिंग बाउंड्रीज करना है, मतलब कि जो भी है इंटरनल चेंजेस करने हैं उस स्टेट के लेजिस्लेचर में भेजेगा प्रेसिडेंट, उन स्टेट के पास भेज देगा। अब वो जो क्या कहते हैं स्टेट है उसके क्या कहते हैं वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे।
लेकिन जो कहते हैं उनका जो डिसीज़न होता है ना, वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर बाउंडेशन में नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो उनके डिसीजन को माने या ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, बिल को भेज देगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में किसी भी एक क्या कहते हैं हाउस में जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं बिल को भेजा जाएगा। वहाँ पे पहले एक लोकसभा से पास होगा, मान लीजिए राज्यसभा में पास हुआ तो राज्यसभा से पास होगा, और वहाँ पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, सेम प्रोसीजर वहाँ पर भी होगा, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट मुहर लगा देंगे और स्टेट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर उसके जो क्या कहते हैं इंटरनल एरियाज़ में जो चेंजेस किए गए, नाम में चेंजेस किया गया होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, और एक मिनट आइए थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं होता इसमें, क्या होता है कि बिल को इंट्रोडक्शन करते हैं, तो पार्लियामेंट जब बिल को इंट्रोड्यूस करती है उससे पहले वो प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। मान लीजिए पार्लियामेंट है, हाँ, पार्लियामेंट ने बिल को इंट्रोड्यूस बिल किस लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, और किसके लिए, इंटरनल चेंजेस के लिए। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात हो रही है। तो पहले क्या करेगा, फर्स्टली प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो ये भेज देंगे कंसर्न स्टेट के पास। ठीक है, कुछ उनके पास क्या कहते हैं टाइम दे देंगे, बिल को भेज देंगे, बिल सेंड टू कंसर्न स्टेट, और यहाँ पर स्टेट के पास कुछ स्पेसिफिक टाइम रहेगा। ठीक है, अगर इसमें भी वो जवाब नहीं देते तो ये जो डिसीज़न है इनका ना, कंसर्न स्टेट का जो डिसीज़न होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, नॉट बाइंडिंग। तो बिल जो है इंट्रोड्यूस बिल होगा, किस में होगा, मान लीजिए किसी एक कहते हैं हाउस में होता है, मान लीजिए लोकसभा में हो जाएगा। लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब जो सिंपल सा है, जैसे 50% से अधिक मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कंडीशन में होने चाहिए। टोटल आपके हाउस के कहते हैं, हम मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रेजेंट होंगे उनकी बात हो रही है, और जो वोट कर सकते हैं 50% से ज़्यादा होने चाहिए। यही होता है सिंपल मेजॉरिटी। मान लीजिए लोकसभा में बिल पास हुआ और सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो गया, अब ये बिल जो है जाएगा कहाँ पर, अगले हाउस में। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये लोकसभा ही हो, यहाँ पर राज्यसभा भी हो सकता है और यहाँ पर लोकसभा भी हो सकता है, तो किसी भी एक हाउस में पास होगा। सिंपल यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा। ठीक, अब जब सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होगा तो ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट असेंट करेंगे और फिर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपका नया स्टेट जो है क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 3, जिसमें बात की जा रही थी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड उनकी इंटरनल बाउंड्रीज के बारे में बात की जा रही थी, कैसे उनके नेम में कैसे चेंज होता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, एम्पावर किया जाता है पार्लियामेंट को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्दर। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूड्स द पावर ऑफ फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। ठीक है, देखिए जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है ना, अभी तक तो मैंने इतना बता दिया कि ये कितनी पावर थी, ई तक मैंने बताया था। अब ये भी बोलना है कि मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है, उसको स्टेट के साथ यूनाइट करना है, या फिर कोई अदर स्टेट है और यूनियन टेरिटरी उसको यूनाइट करना है, या फिर यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करना है, तो वो भी पावर दे रखी है पार्लियामेंट के पास। ठीक, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको समझा दिया, मे आइदर एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन इफ व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। अगर वो व्यूज जो हैं स्पेसिफाइड टाइम में आ भी गए उनके पास, डिसीजन कुछ आया है स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से, तब भी वो क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, उनके ऊपर है। ठीक है, फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश
रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम, हर समय स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं, ये फ्रेश रेफरेंस के लिए बार बार बोला नहीं जाएगा कि बिल में आपके अमेंडमेंट किया जा रहा है और बिल आपको भेजा जा रहा है अमेंडमेंट के लिए, आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट में भेजना है, अपना डिसीजन दीजिए। हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि करेंगे, टाइम बहुत जाता है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी के केस में ना, नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, यूनिट होता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रूल कर रही होती है, ठीक है। तो कंसर्न लेजिस्लेचर टू असर्टेन इट्स व्यू एंड द पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज डीम्स इट फिट। मतलब पार्लियामेंट अपने आप से ही एक्शन ले लेती है यूनियन टेरिटरी के केस में, ठीक है। उसमें कंसर्न लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है, नो रेफरेंस, उनका कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता। इट इज़ दस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया, या फिर एरिया को अल्टर कर सकता है या फिर बाउंड्री को या फिर नाम को ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट, उनके बिना कंसेंट के, ठीक है। समझ में आ गया? ये आर्टिकल नंबर 3 चल रहा है, समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ से पूरा स्टोरी समझ में आ रही होगी। ओके, इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप। पार्लियामेंट जो है विड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। देखिए रिसेंटली जो क्या कहते हैं, जो आपका क्या कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल आया था, उसको एक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए नया पॉलिटिकल मैप ड्रॉ हुआ, जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक नाम से बुला दिया गया, ठीक है, एक में ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 28 स्टेट हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी हो गए, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। हैंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। देखिए इसीलिए तो बोला जाता है ना कि इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसीलिए तो बोला जाता है। तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट है इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी नहीं किया गया है, ठीक है। स्टेट के बाउंड्री को फॉर्मेशन नए स्टेट का हो सकता है, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। Therefore, India is rightly described as an indestructible union and destructible state। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, The union government can destroy the state whereas the state government cannot destroy the union। ये मैंने आपको समझाया ही था। In USA on the other hand, देखिए ये मैंने आपको बताया है, the territorial integrity or continued existence of a state is guaranteed by the constitution, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे आप एक स्टेट को ना आप क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके वहाँ पे 50 स्टेट हैं तो 50 ही रहेंगे हमेशा, वहाँ पे उनको आप 51 नहीं कर सकते, 49 नहीं कर सकते, तो वहाँ 50 से 85 स्टेट रहेंगे हमेशा। तो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। जब तक स्टेट का कंसर्न नहीं हो जाए तब तक अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई द यूएसए डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब यूएसए तो यूनियन में भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट भी उसका इंडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, सॉरी, ओके, समझ में आया। चलिए आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन। देखिए अब आर्टिकल नंबर 2 में बात किए थे हमने एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात किए थे ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। किसके बारे में बात किए थे? आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 4 बोल रहा है कि इटसेल्फ डिक्लेयर दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है इनमें क्या कहते हैं अमेंडमेंट करने के लिए। इसमें जो क्या कहते हैं जो लॉ पास किया जाएगा, जो बिल प्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट उस लॉ को सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही पास करेगी, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू ही पास करेगी। स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक। आर्टिकल नंबर 4 यही कहता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक, अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड
इंक्लूड ऑल्सो द पावर ऑफ सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एरिया ऑफ स्टेट को डिमिनिश कर सकता है? इसमें इंक्लूड ये कर रहे हैं कि ऑल्सो द पावर टू सीड, मतलब कि वो सौंप सकता है कुछ इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को, ऐसा कोई कंडीशन हुआ है? इसका आंसर अब यहीं पे देखेंगे और यहीं पर आपको पता लगेगा बांग्लादेश का एग्जाम्पल, ठीक है, बेरूबरी यूनियन का केस देखेंगे आप, ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो हमारी टेरिटरी अभी 2015 में ट्रांसफ़र हुई थी उसमें देखेंगे हम, ठीक है। तभी हमारा देखिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, दिस क्वेश्चन केम इन टू एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास आया, रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960 वो समय था जब बेरूबरी यूनियन केस हुआ था, ठीक है। बेरूबरी उस समय वेस्ट बंगाल में एक रीजन था, ठीक है। अब उसके बात हो रही थी, उसी पे कहते हैं केस आया था। द डिसीजन वॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड part of territory known as the Berubari Union, West Bengal, to Pakistan led to the political agitation and controversy and thereby necessitated that the presidential reference, ठीक है। तो बेरूबरी यूनियन का कुछ जगह थी, उसको क्या कहते हैं सीड करना था, इंडियन गवर्नमेंट को कर रहे थे। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या कहते हैं एक जजमेंट दिया था जिसमें ये बोला था कि अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया था पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है टू डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। मतलब पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है ना अंडर आर्टिकल 3 में जब डिमिनिश करना होता है एरिया के स्टेट को, उसमें ये कहीं नहीं बोला जाता है कि आप अपना जो एरिया है सीड कर दे, सेशन कर दे टू द फॉरेन कंट्री, किसी और क्या कहते हैं कंट्री को। अब इसके लिए क्या होगा, हैंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन, सिर्फ किसके द्वारा हो सकता है, ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू ही सीड किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 वॉज इनैक्ट किया गया और ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू द पाकिस्तान। तो इस तरह से बेरूबरी यूनियन को पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है किसी भी क्या कहते हैं सेटलमेंट में, किसी इंडिया के बीच में या फिर किसी और कंट्री के बीच में, तो वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव के एक्शन के थ्रू हो सकता है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन और ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब कि जो डिस्प्यूटेड रीजन है ना किसी इंडिया और किसी अदर कंट्री के बीच में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है सेशन नहीं कर रही है, सौंप नहीं रही है अपनी ज़मीन को, ठीक है, अपनी ज़मीन को किसी को सौंप नहीं रही है, उसके लिए स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 वहाँ पे लागू नहीं होगा, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफ़ी है, ठीक, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अभी रिसेंटली जो हुए। देखिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2015 में, जिसमें क्या कहते हैं एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया, इंडिया ने कुछ एक्वायर किया सर्टेन टेरिटरीज, एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल इंटर्ड इनटू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, मैंने आपको रिसेंटली बताया था ना कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया ने कुछ टेरिटरी बांग्लादेश से एक्वायर की, क्योंकि डिस्प्यूटेड बहुत सारी टेरिटरी थी और बहुत सारे क्या कहते हैं रीज़न थे जो बांग्लादेश के अंदर में पाए जाते थे, और इंडिया के कुछ सारे रीज़न जो है मतलब बांग्लादेश के कई रीज़न इंडिया के टेरिटरी में आ रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उसमें क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेशन किया, तो सेशन में हमको ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, तो इसीलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस डील के अंदर इंडिया ने ट्रांसफ़र किए लगभग 111 इनक्लेव जो बांग्लादेश को दिए गए। बांग्लादेश ने कितने किए, 51 इनक्लेव इंडिया को ट्रांसफ़र किए। इन एडिशन में डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड
डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केट बॉर्डर स्ट्रेच, ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन और डिमार्केशन जो हुआ 6.1 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का भी हुआ इस डील में। फॉर दीज थ्री पर्पज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट। अब जो 4 स्टेट हैं उसके चारों ओर बांग्लादेश के, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इसके क्या कहते हैं टेरिटोरियल अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफाइड टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट। जो टेरिटरीज हैं उसके कहते हैं प्रोविजन में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में जो नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और उनके जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंट के बारे में दिया हुआ है ना, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में और एक्सटेंट के बारे में दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में, मैंने आपको बताया कितनी बार। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एज फॉलोज। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं लगभग 4096.7 किलोमीटर का, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर्स का ये लोग क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली लैंड बाउंड्री, कॉमन लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिटरमाइंड एज पर रेडक्लिफ अवार्ड, रेडक्लिफ अवार्ड के थ्रू दिया गया था 1947 में। डिस्प्यूट अराउज आउट सम प्रोविजन इन रेडक्लिफ अवार्ड विच वर सॉट टू बी रिजॉल्व थ्रू बैगे अवार्ड इन 1950। बैगे अवार्ड जो है 1950 में आया, उसके थ्रू कुछ जो डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व कर दिए गए। अनदर इफर्ट वॉज सेटल दीज डिस्प्यूट बाई नेहरू नून एग्रीमेंट इन 1958। नेहरू नून का एग्रीमेंट होता है 1958 में, और जो अदर डिस्प्यूट थे वो कुछ रिजॉल्व कर दिए गए। हाउएवर द इशू रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ बेरूबेरी यूनियन वॉज चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, और जो बेरूबेरी यूनियन का कुछ एरिया था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान को उस समय, जो अब बांग्लादेश में है, ठीक है। और ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें हमने स्पेशल आर्टिकल 368 का यूज़ किया गया था, और क्योंकि इसमें जो है हमने सेशन किया था, हमने सीड किया था, अपने कुछ रीज़न को सौंपा था, इस वजह से ये बात हुई थी। ड्यू टू कंटिन्यूस लिटिगेशन and other political development at that time, the Constitution 9th Amendment Act 1960 could not be notified in respect of territories in former East Pakistan, presently Bangladesh। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ का आर्टिकल है, द न्यू बाउंड्री के बारे में। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो रीज़न है यहाँ पर देखिए ये मेघालय के कुछ रीजन, त्रिपुरा का रीजन, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट शेड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया होगा, ठीक है। 17,158 एकर्स ऑफ लैंड एंड 37,369 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया 111 इनक्लेव जो ट्रांसफ़र किए हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव ट्रांसफ़र किए हैं, जिसमें 7,110 एकड़ ऑफ लैंड है और 14,215 की पॉपुलेशन है, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनक्लेव का मतलब क्या होता है। देखिए इनक्लेव और चिटमहल इज़ अ पीस ऑफ लैंड हेल्ड बाय वन कंट्री बट लाइंग इन द टेरिटरी ऑफ अनदर। अब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में यहाँ पर एक इनक्लेव है, ठीक है, अब ये इंडिया का इनक्लेव है, ठीक है, लेकिन ये लाई किसके अंदर कर रहा है, ये बांग्लादेश के अंदर कर रहा है। द स्वैप की बात करते हैं, इंडिया शेयर्स 3,909 किलोमीटर लैंड बाउंड्री विद द बांग्लादेश, ठीक है, स्वैप में। द स्टेट टू बी अफेक्टेड बाई LBA स्वैप डील आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ओके। हिस्ट्री ऑफ एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एंड शेख मुजिबुर रहमान फर्स्ट अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व इंडो बांग्ला टेरिटोरियल डिस्प्यूट थ्रू इंदिरा मुजीब ट्रीटी इन 1974। पहली बार ये कहते हैं कोशिश की गई थी कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना सॉल्व कर दिया जाए। कब? इंडो बांग्ला टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है इंदिरा मुजीब ट्रीटी के अकॉर्डिंग से 1974 में। द करंट लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है, लैंड बाउंड्री LBA जो है, प्रोटोकॉल वॉज साइंड बाई एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड शेख हसीना इन 2011, ठीक है।
ओके, अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए 16 मई 1974 को मैंने बता दिया कि एग्रीमेंट साइन हुआ शेख हसीना मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में। मुजीबुर रहमान ट्रिटी के बीच में हुआ था, 1974 में ट्रिटी हुई थी, जिसमें ये बात कोशिश की गई थी कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको कहते हैं सही कर दिया जाए। कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री एंड रिलेटेड मैटर्स विच साइन बिटवीन बोथ कंट्रीज टू फाइंड द सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन इन्वॉल्व। दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट रेटिफाइड। देखिए रेटिफाइड नहीं हो पाया क्योंकि इसमें इंटर अलाइ ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी था विच रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखिए 111 इनक्लेव हमने जो ट्रांसफ़र किए उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक तरह से अमेंडमेंट चाहिए था, स्पेशल अमेंडमेंट चाहिए था, आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट होता, तो इसलिए ये रेटिफाई नहीं हो पाया। इन दिस कनेक्शन इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई ऑफ प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर्ड। और ये भी था कि कहते आइडेंटिफाई करना था प्रिसाइज एरिया को जिसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, द इशू रिलेटिंग डिमार्केशन ऑफ अनडिमार्केटेड बाउंड्री, जो अनडिमार्केटेड बाउंड्री थी, द टेरिटरीज इन द एडवर्स पोजीशन, जो एडवर्स पोजीशन में थे कि एक बांग्लादेश के अंदर इंडिया का क्या कहते हैं, इंडिया है, इंडिया के चारों ओर फिर बांग्लादेश है, तो ये जो एडवर्स पोजीशन था, एन एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव वर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व बाई साइनिंग अ प्रोटोकॉल ऑफ 6 सितंबर 2011। 6 सितंबर 2011 को कहते साइन हुआ प्रोटोकॉल, और किसके बीच हुआ, उस समय जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह के साथ में शेख हसीना थी बांग्लादेश की, ठीक है, इन लोगों के बीच में साइन हुआ। विच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA साइन हुआ बिटवीन इंडिया बांग्लादेश 1974। द प्रोटोकॉल वॉज प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट ऑफ कंकरेंस ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। इसीलिए मॉडिफिकेशन होता है फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में ही तो दिया है आपके, क्या कहते हैं, क्या दिया है, नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और उनका एक्सटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कंसर्न स्टेट से कंकरेंस लेना बहुत ज़रूरी था और सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी था ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, वो भी कर लिया गया और मॉडिफिकेशन भी हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस तरह से बांग्लादेश के पास 111 इनक्लेव और बांग्लादेश से 51 इनक्लेव हमारे पास आ गए। ओके, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया जो कंप्राइज कर रहा था 2 कैटेगरी में कर रहा था और पॉलिटिकल यूनिट्स, नेमली ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसमें डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करी जा रही है जिसमें रूल था नेटिव प्रिंसेस का, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब जो ब्रिटिश जो यहाँ पर जो रूल करते थे नेटिव प्रिंसेस जो थे ना, उनके ऊपर छत्र राज था किसका, ब्रिटिश क्राउन का राज था। मतलब वो एक तरह से उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनकी क्या कहते हैं पूरी छत्र छाया में काम कर रहे थे, समझे। तो प्रिंसली स्टेट काम कर रहे थे और ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। उनके पास 3 ऑप्शन दिए गए, प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, या तो ज्वाइन कर लो पाकिस्तान को, या तो इंडिपेंडेंट रहो। अब देखिए यहाँ पर भी दिमाग लगा दिया उन्होंने कि इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन क्या हुआ ना कि लगभग ऑफ द 550 मतलब 552 जो प्रिंसली स्टेट थे ना सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, उनमें से 549 ने क्या कहते हैं इंडिया को ज्वाइन कर लिया। रिमेनिंग जो 3 थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इन इंडिया। हैदराबाद को किसके द्वारा ज्वाइन करवाया गया, पुलिस एक्शन हुआ जिसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन पूछता है आपसे पीसीएस के एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में जो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, उसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को बाय मींस ऑफ रेफरेंडम के थ्रू क्या कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इंडिया में मिला लिया गया था। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि देखिए अभी क्या कहते हैं चुनाव हुए नहीं थे। 1951 में पहली बार चुनाव होना था, तो टेम्प्रेरी अभी
आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी 1950 में। कॉन्स्टिट्यूएंट ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया स्टेट का इंडिया में। एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, 4 पार्ट थे और सब मिला के 29 नंबर में थे, 29 थे टोटल नंबर में, ठीक है। पार्ट ए में वो स्टेट आते थे जो 9 अर्स्टवाइल, पार्ट स्टेट में 9 अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस आते थे ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है। पार्ट 9 में मतलब पार्ट ए में जो कहते हैं 9 अर्स्टवाइल जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, वो आते थे। जो पार्ट बी में कौन आता था, कंसिस्टेड ऑफ 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे गवर्नर प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट की बात कर रहे हैं, विद लेजिस्लेचर, जो कि लेजिस्लेचर के साथ होते थे, वो आते थे ऐसे स्टेट, ठीक है। पार्ट सी में कौन आता था, कंसिस्टेड ऑफ अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ आवर प्रिंसली स्टेट, दीज पार्ट सी स्टेट्स इन ऑल 10 इन नंबर वर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। मतलब कि पार्ट सी में ऐसे स्टेट आते थे जो जहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया में, और सम जो प्रिंसली स्टेट थे जो पार्ट सी में आते थे वो 10 नंबर में थे, मतलब 10 थे टोटल, जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड किए जाते थे, ठीक है। और पार्ट डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार को रखा गया था, आइलैंड को, ठीक। तो पार्ट ए में कौन था, 9 अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंस थे। पार्ट बी में कौन था, 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स थे विद लेजिस्लेचर। पार्ट सी में कौन था, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, और साथ में वो प्रिंसली स्टेट थे जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, और उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और पार्ट डी में कौन था, अंडमान एंड निकोबार था, आइलैंड था, ठीक है। ये इस तरह से क्या कहते हैं, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया स्टेट्स का, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट के फॉर्मेशन थे, जो कहते हैं डिमार्केशन हो रही थी बाउंड्री की, वो कैसे की जा रही थी, ठीक है। तो धार कमीशन की बात करते हैं। धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया की कमेटी के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे धार कमीशन के बारे में, ठीक। तो धार कमीशन, देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्योरली एन एडहॉक अरेंजमेंट था एक तरह से, ठीक है। देयर हैज़ बीन डिमांड फॉर डिफरेंट रीजन, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में, फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब साउथ इंडिया में बात हो रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमार्केशन होनी चाहिए स्टेट की बाउंड्री का, बहुत ज़रूरी है। तो जून 1948 की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार। क्या करने के लिए कि इस फीसिबिलिटी को, इस क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी को चेक करो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो एस के धार के कमीशन को बनाया गया चेयरमैनशिप में। तो कमीशन ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट को, देखिए जून 1948 में बना दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट सबमिट कर दिया दिसंबर 1948 में ही। तो और रिकमेंडेशन क्या दिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब उन्होंने बोल दिया कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह से दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट एंड लेड द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। अब ये रिसेंटमेंट जनरेट कर दिया लोगों के बीच में, ठीक है। तो एक नई कमेटी बनती है दिसंबर 1948 में, ठीक है, कांग्रेस बनाती है और उस क्वेश्चन को पूरी तरह से शुरुआत से देखती है, जिसका नाम रहता है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमेटी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेवीपी कमेटी, ठीक। तो इस तरह से धार कमीशन ने तो बोल दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेस नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं जेवीपी कमेटी ने, जेवीपी कमेटी बनाई गई और अप्रैल 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और इन्होंने भी उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जिसमें ये लिखा था कि लिंग्विस्टिक बेस होना चाहिए स्टेट के फॉर्मेशन का। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। समझ रहे हैं? ओके, ये भी मैंने आपको बताया था। ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द स्टेट एंड टेरिटरीज, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, ठीक। द स्टेट in part A of the first schedule
स्टेट इन पार्ट बी द फर्स्ट शेड्यूल, ये कहते हैं, आप समझ जाएंगे। द स्टेट ऑफ पार्ट सी इन द फर्स्ट शेड्यूल, द टेरिटरीज इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द अदर टेरिटरी नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ठीक है, तो कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए हैं? 152 से 237, 238, 239, 242 और 233। ठीक है, इन आर्टिकल में इनकी बारे में दिया हुआ है कि पार्ट ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट डिफाइन है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट डिफाइन है। ओके, इसी तरह से पार्ट बी, जो द स्टेट इन पार्ट बी जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। द स्टेट ऑफ पार्ट सी जो डिफाइन है फर्स्ट शेड्यूल में वो किस आर्टिकल में मेंशन है, 239 से 242 तक। द टेरिटरी इन पार्ट डी में जो मेंशन है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में, एंड अदर टेरिटरीज नॉट स्पेसिफाइड शेड्यूल में जो मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, वो कहाँ पर हैं? 243 में। ओके, अब बात करते हैं, फिर से आते हैं लेक्चर पे। हाउएवर अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना ही पड़ा और उसका नाम रखा गया आंध्रा स्टेट, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन एंड डेथ ऑफ पोटी श्री रामुलु। ठीक है, सॉरी, पोटी श्री रामुलु का क्या कहते हैं कि डेथ हो जाती है। इस एजिटेशन में बहुत लंबा एजिटेशन चलता है। ये कांग्रेस पर्सन रहते हैं ऑफ स्टैंडिंग। आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्रा स्टेट। तो आंध्र प्रदेश बनता है जो कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया होता है और इसको सेपरेट किया जाता है मद्रास स्टेट से। ठीक है, फजल अली कमीशन के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है कि एक स्टेट तो क्रिएट हो गया। द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड ऑफ अदर रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस। अब तो भाई होना ही था, क्योंकि एक स्टेट आपने लिंग्विस्टिक बेसिस बना दिया तो अब तो पूरे देश में ये होने लगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो दिस फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट है 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन को फिर से री एग्जामिन करने को कहा। इनके 2 अदर मेंबर कौन थे? के.एम. पानिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक, ओके। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955। सितंबर 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक लैंग्वेज के एक स्टेट में ही लोग रहने लगेंगे, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल सिद्धांत है, मूल बेस है, ठीक है, कि मतलब जो फंडामेंटल राइट है कि लोग कहीं भी रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, फ्रीडम टू रिसाइड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, सब कुछ खतरे में आ जाता है ना। तो इसीलिए इसने रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट। लेकिन इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का किया। इट्स व्यू वॉज द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन। देखिए, इनका पहला व्यू तो ये था कि जो यूनिटी ऑफ इंडिया है ना, वो पहला कंसिडरेशन होना चाहिए। और रीड्राइंग ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट, इन एनी रीड्राइंग ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट। इट आइडेंटिफाई 4 मेजर फैक्टर, 4 मेजर फैक्टर इन्होंने आइडेंटिफाई किए दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या क्या थे वो 4 फैक्टर, आइए देखते हैं। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। देखिए, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना है, स्ट्रेंथन करना है यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बनाए रखनी है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन हमेशा ध्यान में रखना है। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसकी बेसिस पे ये बोलना था कि जो यूनियन की स्ट्रेंथनिंग, यूनियन जो है ना, एकजुट ऐसे ही रह सकता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इसी बेसिस पे करना है और लैंग्विस्टिक बेस रहेगा, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता, ठीक। द कमीशन सजेस्टेड एबॉलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी हुआ था ना, 4-fold क्लासिफिकेशन, उसका एबोलिशन बोलते हैं।
द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट, और बोलते हैं कि 16 स्टेट को क्रिएट किया जाए और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज को बनाया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लेती है इस रिकमेंडेशन को और सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन करती हैं। तो पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 आता है विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए पार्ट बी स्टेट वाज डन अवे, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। विद एंड पार्ट सी स्टेट वर अबॉलिश, मतलब डिस्टिंक्शन जो था पार्ट ए और पार्ट बी का वो एक तरह से नलीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट सी स्टेट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाता है। सम ऑफ देम वर मर्ज विद द एडजेसेंट स्टेट, कुछ एडजेसेंट स्टेट के साथ मर्ज होते हैं, और सम अदर वर डेजिग्नेटेड एज अ यूनियन टेरिटरीज, कुछ को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। तो जब बोला गया फजल अली कमीशन में कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब कि इसमें बोला गया था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बना दिए जाएँ, 3 एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बना दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा माइनर सा मॉडिफिकेशन किया, 14 स्टेट्स बनाए, 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए नवंबर 1, 1956 में, ठीक। ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग द ट्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मिलाकर केरला एक स्टेट बना। विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कासरगोड ऑफ साउथ कैनरा, दक्षिण कन्नड़ा, मतलब इन सब को मिला के मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास का, कासरगोड साउथ कैनरा का, दक्षिण कन्नड़ा जो बोलते हैं, उसको मिला के एक स्टेट बना जिसका नाम था केरला, ठीक है। मर्ज किया तेलुगु स्पीकिंग एरिया हैदराबाद स्टेट विद द आंध्रा स्टेट टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट। फर्दर मर्ज किया मध्य भारत स्टेट, विंध्य भारत स्टेट, प्रदेश स्टेट, भोपाल स्टेट इनटू द, किसमें मर्ज किया, मध्य प्रदेश स्टेट, तो मध्य प्रदेश बना। सिमिलरली मर्ज किया सौराष्ट्र स्टेट को, कच्छ को स्टेट को इनटू बॉम्बे, इनटू दैट ऑफ बॉम्बे स्टेट, द कुर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट, ठीक है। तो सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट को बॉम्बे में मिला दिया गया, कुर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट को मिला दिया गया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट को, यूनियन को, पेप्सू जो उसको बोलते थे, इनटू पंजाब में मिला दिया गया, एंड अजमेर स्टेट को राजस्थान में मिला दिया गया। इस तरह से डिफरेंट, क्योंकि देखिए जो पार्ट ए था और पार्ट बी था, उसमें डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दिया गया था, और पार्ट सी को जो स्टेट थे उनको तो पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था ना, तो वो जो स्टेट थे उनको मर्ज करना ही था कहीं ना कहीं, तो वही मर्ज किया गया। मोर एवर इट क्रिएटेड न्यू यूनियन टेरिटरीज, नई यूनियन टेरिटरी बनी ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी देवी आइलैंड फ्रॉम टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट से इनको डिटैच कर दिया गया और नए कहते हैं यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कितने नए स्टेट बने थे 14 नए स्टेट बने और 6 न्यू यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है। और फजल अली कमीशन ने कितना बताया था, 16 बताया था और 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज बताया था, ठीक। इस तरह से अब बात करते हैं हम लोग न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। देखिए लार्ज स्केल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडरवेंट कंटिन्यूस चेंज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। मैंने रिसेंटली देखिए आपको मैं आर्टिकल 1 से 4 पढ़ा रहा था, लेकिन उसके थ्रू कितने चेंजेस हुए ये भी तो आपको जानने ज़रूरी है ना। आपको तो लेक्चर समझना है ना पूरी तरह से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं किस बेसिस पे हो रही हैं। देखिए न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956, ठीक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से चीज़ें बननी शुरू हुई, और आपको ये भी जानना है कि आर्टिकल 1, 2, 3 कैसे चेंज हो रहा था, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैसे बदल रहा था, एक्सटेंट कैसे बदल रहा था, बाउंड्री कैसे चेंज हो रही थी, आर्टिकल 3 में कैसे स्पेशल अमेंडमेंट हो रहा था, सिंपल मेजॉरिटी कैसे यूज़ हो रही, मैंने सब समझाया आपको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सब हो रहा है। महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट जो था बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट, महाराष्ट्र एंड फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। और गुजरात वाज एस्टेब्लिश 15 स्टेट बना
यूनियन ऑफ इंडिया का। देखिए 14 स्टेट तो क्रिएट हो चुके थे ना, 14 और 6, 14 प्लस 6 तो थे ही। अब गुजरात जो है ना 15वां स्टेट बनता है इंडिया का। कब बना? 1960 में। एग्जाम में पूछ लेता है, मैचिंग करने के लिए आ गया 4 स्टेट, मैच करिए कब कौन सा बना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए याद रखिए 1960 में 15वां स्टेट बना गुजरात। दादर एंड नगर हवेली जो पोर्चुगीज रूल कर रहे थे until the liberation in 1954, subsequently administration was carried till 1961 by an administrator chosen by the people themselves. It was converted into Union Territory of India by 10th Constitutional Amendment Act in 1961. इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया का। ठीक है, किसको? दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली। ओके, गोवा, दमन, दीव, इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम पोर्चुगीज। ठीक है, मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961 दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। 12वां संविधान का संशोधन होता है 1962 में। 1961 में तो पहले बात पुलिस एक्शन होता है, 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1962 में, और इसको मिला लिया जाता है इंडिया में। लेटर 1987 में गोवा को ट्रांसफ़र दे दिया जाता है स्टेटहुड का। तो गोवा को स्टेटहुड कब मिलता है? 1987 में मिलता है। दमन दीव वॉज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन जाती है। पुदुचेरी की बात करते हैं। द टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी कंप्राइज फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। ठीक है, तो फ्रेंच ने हैंडेड किया इसको टेरिटरी टू इंडिया 1954 में। सब्सिक्वेंटली इट वॉज administered as a acquired territory, ठीक, till 1962 when it was made a union territory by 14th constitutional amendment act। देखिए acquired territory के रूप में इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था 1962 तक। 1962 में 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके थ्रू पुडुचेरी, जिसके अंडर पुडुचेरी, कराईकल, माहे एनम आता है, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ठीक, इंडिया का। नागालैंड के बारे में बात करते हैं। 1963 द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म किया जाता है बाय टेकिंग नागा हिल एंड त्वेंसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। स्टेट ऑफ असम से नागा हिल और त्वेंसांग एरिया को लिया जाता है और स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया जाता है 1963 में। ठीक, दिस वॉज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ हॉस्टाइल नागा का मूवमेंट चल रहा था। हाउएवर बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेटस ऑफ 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब कि ये 16 स्टेट बनता है यूनियन ऑफ इंडिया का, वॉज प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर के कंट्रोल में रहता है असम के, इन 1961। ठीक, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक, 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफरकेटेड टू क्रिएट हरियाणा एंड 17 स्टेट बनता है इंडियन यूनियन का, एंड द यूनियन टेरिटरी बनती है चंडीगढ़। दिस फॉलोड द डिमांड ऑफ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेज्ड बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन 1966 द पंजाबी स्पीकिंग एरिया वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू unilingual state of Punjab. The Hindi speaking area was constituted into the state of Haryana and hill area was merged with the adjoining union territory of Himachal Pradesh। तो मतलब पंजाबी जो एरिया था पंजाब बन गया, स्टेट जो बनना था हरियाणा बन गया हिंदी स्पीकिंग, और एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। 1971 में यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ना, उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है और वो 18वां स्टेट बनता है इंडियन यूनियन का। ठीक, 14 के बाद 15 बना, 16 बना, 17 बना, 18 बना। तो 14 के बाद 15 कौन सा बना बताइए? 14 के बाद 15 बना आपका गुजरात, गुजरात के बाद बना 16वां नागालैंड, नागालैंड के बाद बना हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें 17वां जो स्टेट बना वो बना आपका हरियाणा, और उसके बाद 18वां स्टेट कौन सा बनता है आपका? हिमाचल प्रदेश। कब बनता है? 1971। ओके, 1971 में बनता है। अब बात करते हैं मणिपुर,
त्रिपुरा एंड मेघालय के बारे में बात करते हैं। 1972 पॉलिटिकल मैप, 1972 पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट टू मेजर 13 चेंजेस। ठीक है, द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड, मतलब कि मणिपुर को मिल गया, त्रिपुरा को मिल गया और मेघालय को मिल गया स्टेटहुड। एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो पहले इसको बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, केम इनटू बीइंग। ठीक है, उसी तरह रही। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इंक्रीज हो गया, 21 हो गए। अभी कितने थे? 18 थे, 3 और बढ़ गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो 19, 20, 21। इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1969 में, 1969 में। क्रिएटेड मेघालय एज अ ऑटोनोमस स्टेट, मेघालय को पहले ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था, और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ द आसाम with its own legislature and council of minister. However, this did not satisfy the aspiration of people of Meghalaya. The union territory of Mizoram and Arunachal Pradesh was also formed out of the territories of Assam. ठीक है, आसाम से ही सब कुछ बन रहा है। देखिए, सिक्किम टिल 1947 सिक्किम जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल बाय चोग्याल डायनेस्टी। इन 1947 आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी सिक्किम बिकम अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के प्रोटेक्शन में रह रहा था। वेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सिक्किम। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के सिक्किम का। तो सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी रूल कर रही थी। पैरामाउंसी जब खत्म हुई, ब्रिटिश एम्पायर जब गया इंडिया से, तो सिक्किम जो है प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का। अब क्या हो रहा था? 1974 1974 सिक्किम एक्सप्रेस इट्स डिज़ायर टू ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया, मतलब इंडिया के साथ ग्रेटर एसोसिएशन करना चाहता था सिक्किम। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 हुआ और पार्लियामेंट में पास हुआ, और न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कन्फरिंग सिक्किम एज ए स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। उसको एसोसिएट स्टेट बोला गया इंडियन यूनियन का। ठीक है, फॉर दिस पर्पज न्यू आर्टिकल 2A एंड न्यू शेड्यूल 10th शेड्यूल कंटेनिंग द टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ एसोसिएशन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ना ज़्यादा दिन तक नहीं चला, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि इसने जो सिक्किम की जनता थी उसके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था ये। ठीक है, तो फुली सेटिस्फाई द एस्पिरेशन, नॉट फुली सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम। तो रेफरेंडम होता है 1975 में। दे वोटेड एबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल डायनेस्टी एंड सिक्किम बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो कॉन्सिक्वेंटली 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1975 में, और सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन का, और वे 22nd स्टेट बना इंडिया का। ठीक है, दिस अमेंडमेंट amended the 1st and 4th schedule of the constitution and added article 371F, ठीक है, to provide certain special provision with respect to administration of Sikkim। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से 371J तक है, जिसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं जो कि ओवरराइड करते हैं नेचुरल लॉ को, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। और उन स्टेट में जो ट्राइबल, जो उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो उनके बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐड किया 371F जो कि प्रोविज़न है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। इट ऑल्सो रिपील द आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल जो ऐड किया गया था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाता है इंडिया का, जो कि 1975 में आया था। ठीक, अब बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। देखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अभी तक यूनियन टेरिटरी ही थे। गोवा भी अभी क्या कहते हैं स्टेटहुड मिला नहीं था। तो 1987 में 3 न्यू स्टेट बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस। और 23rd, 24th
और 25th स्टेट बने इंडियन यूनियन के, ठीक है। तो 23वें, 24वें, 25वें इंडियन यूनियन के स्टेट बने। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वॉज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट एंड सीक्वल टू साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट मिजोरम पीस अकॉर्ड इन 1986 बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट। इंडियन किसको एंड किया गया? 2 डेकेड जो ओल्ड इंसर्जेंसी चल रही थी वहाँ पर, उसको एंड किया गया। अरुणाचल प्रदेश हैड ऑल्सो बीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ फ्रॉम 1972, ठीक है। स्टेट ऑफ गोवा वॉज क्रिएटेड सेपरेटिंग टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा एंड दमन दीव। तो दमन दीव अब क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी रहा और गोवा को स्टेटहुड मिल गया। अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड मिल गया 24वां। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये आपके क्रमशः कैसे बने? 23वें, 24वें और 25वें स्टेट बने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, 2000 में 3 नए स्टेट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्रिएटेड आउट टेरिटरीज फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार रिस्पेक्टिवली। और ये बने 26वें, 27वें और 28वें इंडियन स्टेट्स जो कि इंडियन यूनियन में बनाए गए, ठीक है। तेलंगाना की बात करते हैं। 2014 में तेलंगाना न्यू स्टेट फॉर्म हुआ, एग्जिस्टेंस में आया और इसको 29वां स्टेट का दर्जा मिला। इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र स्टेट एक्ट 1953 फॉर्म फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया known as the state of Andhra by taking of Telugu speaking area from the state of Madras, now Tamil Nadu. Kurnool was the capital of Andhra state and state of High Court was established in Guntur. The State Reorganization Act 1956 merged the Telugu speaking area of Hyderabad state with the Andhra state to create enlarged Andhra Pradesh state. The capital of state was shifted to Hyderabad. तो अब तेलंगाना बन चुका है 2014 में। अगेन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जो है बाइफर्केटेड द आंध्र प्रदेश इनटू 2 सेपरेट स्टेट, नेमली आंध्र प्रदेश रेसिड्यूरी एंड तेलंगाना। हैदराबाद इज मेड द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट एट द पीरियड फॉर 10 ईयर्स। ये ऐसा लिखा गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आंध्र प्रदेश शुड एस्टैब्लिश इट्स ओन सेपरेट कैपिटल। सिमिलरली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज renamed as a Hyderabad High Court, High Court of Judicature of Hyderabad, and is made common for both states till a separate High Court is set up in state of Andhra Pradesh. जब तक आंध्र प्रदेश में नया खुद का हाई कोर्ट ना बन जाए तब तक जो है जो हैदराबाद हाई कोर्ट है वो कॉमन होगा बोथ स्टेट के लिए, ठीक है। Thus the number of state and union territory increased from 14 and 6 in 1956 to 29 and 7 in 2014 respectively. अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की। टिल 2019 द erstwhile state of Jammu Kashmir had its own constitution, thus enjoyed the special state by virtue of Article 370 of the Constitution of India. In 2019 this special status was abolished by presidential order known as the Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 2019. This order superseded the earlier order known as the Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 1954. इस 2019 के इस ऑर्डर ने 1954 के ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया, हाँ। और उसके बाद 2019 में the order extended all the provision of the Constitution of India to Jammu and Kashmir also. जो जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेरिटोरियल बाउंड्री में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करता है वो जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए, हाउ एवर द इन ऑपरेटिव आर्टिकल 370 जो है कंटिन्यू टू रिमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है अभी भी, ठीक है। फर्दर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है 2019 बाइफरकेट कर दिया अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, नेमली Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The Union Territory of Jammu and Kashmir comprises all the districts of erstwhile state of Jammu and Kashmir except Kargil, Leh district, which have gone to the Union Territory of Ladakh. सारे जो कहते हैं पुराने जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, लेकिन कारगिल जो और लेह जो है ना वो अब लद्दाख में आ चुका है।
2020 में दमन दीव जो है मर्ज कर दिया गया दादर एंड नगर हवेली के साथ। न्यू एटी विल बी कॉल्ड एज अ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ठीक है। Thus, the number of state and union territory increased from 14 and 6 in 1956 to 28 and 8 in 2019 respectively। तो अब कितने हो गए हैं? देखिए, शुरुआत हुई थी 14 स्टेट से प्लस 6 यूनियन टेरिटरी से, कहाँ का फजल अली कमीशन के थ्रू, जो अब हो चुके हैं 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक। चेंज ऑफ नेम्स, द नेम ऑफ सम स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ हैव ऑल्सो बीन चेंज। जैसे पहला बता देते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस जो था फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज हुआ था और उत्तर प्रदेश बोला गया था 1950 में। 1969 में 1969 में मद्रास को रीनेम किया गया, तमिलनाडु बनाया गया, हाँ तमिलनाडु बनाया गया। उसके बाद सिमिलरली 1973 में मैसूर का नाम चेंज होकर कर्नाटका हुआ, ठीक। इन सेम ईयर 1973 लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप आइलैंड रीनेम करके लक्षद्वीप बनाए गए, ठीक। 1992 द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली रीडेजिग्नेटेड एज अ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, और इसके लिए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 लाया गया, ठीक। 2006 में उत्तरांचल एज रीनेम्ड एज उत्तराखंड। In the same year, Pondicherry renamed as a Puducherry. In 2011, Orissa was renamed as Odisha. Okay. तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 1 to 4 एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल लेक्चर था ये आपके लक्ष्मीकांत से, और जो मेरे पास था वो भी मैंने आपको बताया कुछ नॉलेज। तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और इस तरह से हमारा टेरिटोरियल जो क्या कहते हैं एक्सटेंट है इंडिया का, वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ज़रूर बताइए कि और क्या बताना है और क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ इस लेक्चर के थ्रू। चलिए देखिए, स्टडी ग्लोस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टडी ग्लोस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और ये यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, यूजीसी, नेट, एनसीईआरटी डिफरेंट कोर्सेज़ को ये चला रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या कहते हैं कोर्सेज़ हैं, जो कि यूपीएससी और एसएससी बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको ज़रूर क्या कहते हैं अवेल करें, और इनका जो ऐप है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है ना तो इस नंबर पे आप कॉल करें और ज़रूर से ज़रूर देखें इनके कोर्सेज़ को। अगर आपको कोई कोर्स परचेज़ करना है तो आपको पूरा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करें अनुराग कोड और आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अवेल करें कोर्सेज़ को। अब तो दिवाली ऑफ़र भी आ गया है, दिवाली ऑफ़र में भी कुछ आपको ऑफ़र्स मिल रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर अवेल करें। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आप मेरे लेक्चर को देखे, बहुत थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं इंडियन पॉलिटी के सेशन के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़रूर से कमेंट करें। अगर अच्छा नहीं लगा तब भी बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, सिटीजनशिप के साथ मिलते हैं, आर्टिकल 5 to 11, और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जय हिंद।